You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. पी जंक्शन डायोड में ऑलरेडी काफी सारी बातें हो चुकी हैं। पी जंक्शन डायोड क्या होता है, डायोड क्यों बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा होता है, और डायोड को फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है। आइडियल डायोड फॉरवर्ड बाइस में क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बाइस में ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, और उसके बेसिस पर ये क्वेश्चंस हमने किए थे। और इसके बाद नॉर्मल वर्किंग एक डायोड का हमने देखा था कि जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस डिप्लीशन लेयर की तरफ आते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाती है। और उसी में अगर हम रिवर्स बाइस कंडीशन में अगर इसको यूज करते हैं तो इनिशियली अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम हो तो एक वेरी स्मॉल करंट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट ही बोलते हैं, होता है, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है बिकॉज दैट इज सपोर्टिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद इसमें भी करंट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है और वोल्टेज चेंज नहीं होता। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज नॉट गोइंग टू चेंज, और इसका यूज हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड जेनर डायोड में करते हैं। ये दो तरह के ब्रेकडाउन है, जेनर ब्रेकडाउन और अवलांचे ब्रेकडाउन। तो आज हम लोग वर्किंग ऑफ ए डायोड एंड डिफरेंट स्पेशल पर्पस डायोड इनके बारे में बात करेंगे। क्लासेस से बहुत कम लोग आ रहे हैं, बहुत अजीब सी बात है। वर्किंग ऑफ अ डायोड, सबसे पहले तो डायोड को हम लोग एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं।
diode as a rectifier. What is a rectifier? रेक्टिफायर क्या होते हैं? रेक्टिफायर एक सर्किट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. रेक्टिफायर is a circuit which convert AC into DC. ये जितने भी मोबाइल चार्जर होते हैं उसमें हमारा रेक्टिफायर सर्किट ही होता है. एक छोटा सा ट्रांसफार्मर और एक रेक्टिफायर सर्किट, और उसके बाद कुछ फिल्टर सर्किट भी होते हैं जो इस डीसी को और ज़्यादा प्योर रेक्टिफाई करते हैं. दो तरह के रेक्टिफायर सर्किट हम लोग को पढ़ने हैं. एक को बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर और एक को फुल वेव रेक्टिफायर. तो पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल है वो हाफ ही रेक्टिफाई होगा. लाइक ये हमारा एक प्राइमरी कॉइल है जिसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, और यहाँ पर एक म्यूचुअल इंडक्शन होता है. डेफिनेटली म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डिसाइड करते हैं वोल्टेज कम होगा या ज़्यादा होगा. जनरली हम लोग एसी 220 वोल्ट यूज करते हैं आरएमएस वैल्यू, लेकिन डीसी जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरह का होता है. जनरली यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है. और अगर यहाँ पर जो सिग्नल है एसी का वोल्टेज करे या करंट करे वो कुछ अगर इस तरह का है, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल. तो डायोड को हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं. इसमें एक सिंगल डायोड होता है और वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है. और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है. दिस इज आवर लोड रेजिस्टेंस RL. इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस आउटपुट लिया जाता है. इसके क्रॉस हमको आउटपुट मिलेगा. अब ये जो डायोड है ये नॉर्मल आइडियल डायोड की तरह इसका वर्किंग है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो करंट लाइक इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो करेगा और ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल. यानी कि ये जो डायोड है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड वाइज में होगा और ये कंडक्ट करेगा, करंट को पास होने देगा. करंट पास होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हमको आउटपुट मिलेगा. लेकिन वही सेकेंड हाफ साइकिल में यहाँ पर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, रिलेटिवली इस पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा और ये डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में चला जाएगा. हम लोग को पता है ये P होता है और ये N होता है, हमने आपको बताया था. P पॉजिटिव हो, N निगेटिव हो, फॉरवर्ड बाइस. P निगेटिव हो, N पॉजिटिव हो, रिवर्स बाइस. और आइडियल डायोड फॉरवर्ड बाइस में एक स्विच की तरह बिहेव करता है और रिवर्स बाइस में ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है. तो सेकेंड ये जो सेकेंड वाला हाफ साइकिल है इसके लिए ये डायोड ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, कोई करंट इससे नहीं पास करेगा और यहाँ पर इसके क्रॉस जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा. तो अगर इस तरह का कोई सिग्नल इन
इनपुट आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट सिग्नल हमको मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। हमारा जो आउटपुट होगा इस तरीके का होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर V बोले या I बोले तो दिस इज हाउ आउटपुट वोल्टेज अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको चॉप्ड आउट कर दिया गया है और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो पीक है वो उतने से रिड्यूस हो जाएगा, उतने से बढ़ जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि ये कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, हो सकता है ये बराबर भी हो, नंबर ऑफ टर्न्स बराबर कर दिए, लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है जहाँ पर हमारा निगेटिव हाफ साइकिल था वो पूरा चॉप्ड हो चुका है, वो पूरा गायब हो चुका है। और इसी तरह से ये आगे फिर ऐसा हो जाएगा। तो बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये डीसी तो बना लेकिन इसको ये भी वेरिएबल डीसी है। एक मिनट, आप लोग आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। बार बार मेरे को नोटिफिकेशन मिल रहा है कि डिस्कनेक्ट टाइप का हुआ है, ऐसा 2 बार हमको दिखा। तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये जो है ये एक्चुअली पल्स सेटिंग डीसी बोलते हैं इसको। पल्स के जैसा डीसी आउटपुट मिल रहा है। डीसी इसलिए क्योंकि करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तो डीसी है, लेकिन ये वेरिएबल डीसी है। एक बार वोल्टेज वेरिएबल है, फिर बिल्कुल जीरो, फिर वेरिएबल, उसको बोलते हैं पल्स सेटिंग डीसी। इसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर सर्किट दैट वी यूज इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है और उसमें 2 डायोड यूज किए जाते हैं। डायग्राम बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ये देखो। ये हमारा रेफरेंस के लिए एक सिग्नल इनपुट सिग्नल ले लेंगे, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। एक तरीके से ये हमारा इनपुट सिग्नल है और ये हमारा है D1 और ये हमारा है D2। इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सेंटर से इसको कनेक्ट किया गया है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। अब जैसे फर्स्ट हाफ साइकिल में पिछली बार की तरह ये पॉजिटिव होगा, ये उससे रिलेटिवली लोअर पोटेंशियल पर होगा और ये सबसे ज्यादा लोअर पोटेंशियल पर होगा। क्योंकि जो पोटेंशियल है वो अगर मान लेते हैं इसको 0 करेंगे और इसको 220 या 10 या 5, तो पोटेंशियल यहाँ से आने पर एकदम से 0 तो होगा नहीं, घटते घटते 0 होगा या बढ़ते बढ़ते 10 होगा। तो ये भी उसके कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पर है, लेकिन इससे ये हायर पोटेंशियल पर है। सेंटर टैप्ड का मतलब यही होता है, ये पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होगा। तो
फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो D1 है ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन D2 ये रिवर्स बाइस कंडीशन में हो जाएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो D1 है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा, अलाउ कर देगा। लेकिन सेकेंड हाफ में जब यहाँ पर हमारा डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में हो रहा था तो करंट पास ही नहीं हो रहा था इससे, यानी कि सेकेंड हाफ साइकिल में ये हमारा पॉजिटिव होना पड़ेगा, ये हमारा निगेटिव होना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस समय ये जो सेंटर टैप्ड वाला कंडीशन में D2 हमारा फॉरवर्ड वाइस में हो जाएगा और D1 रिवर्स वाइस में हो जाएगा, तो इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, इससे हमारा करंट पास हो जाएगा। मतलब अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो जैसा पहले बन रहा था वो तो बनेगा ही बिकॉज ऑफ दिस D1। ये जो नीचे वाला पोर्शन जो चॉप्ड आउट हो रहा था उसमें हमारा D2 के कारण आउटपुट मिल गया। फिर साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से एक साइकिल होगा, फिर इसी तरीके से ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में D1 D2 एंड सो ऑन। तो ये D1 D2 बस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उस समय उस साइकिल में कौन सा डायोड फॉरवर्ड वाइस में था और किसने कंडक्ट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा लूप बनता है या पल्स बनता है उसको हम लोग उसके नाम से डिनोट करते हैं। सो D1 के कारण ये नीचे वाला D2 के कारण, क्योंकि अगर D2 हमारा फॉरवर्ड वाइस में हुआ तब भी करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होगा। इफ यू सी द करंट इज गोइंग टू पास इन दिस फैशन, तो इस रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन जैसा इसके में कंडक्शन हो रहा था तो जैसा डायरेक्शन होगा वैसा ही डायरेक्शन इसमें जो करंट पास होगा तो वैसा ही डायरेक्शन होगा, इसलिए दोनों वोल्टेज ऊपर की तरफ ही होंगे। और हमारा जो AC है वो एक तरीके से, अब ये भी पल्सेटिंग DC, ये भी पल्सेटिंग DC है, दिस इज नॉट लाइक कि एक कांस्टेंट वोल्टेज हो गया, लेकिन इसको फिर डिफरेंट कैपेसिटर और फिल्टर सर्किट होते हैं उससे हम लोग पास करते हैं, तो ये पूरा एक DC हो जाता है। अभी भी ये DC ही है, इसमें AC नहीं है, करंट अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा, लेकिन दैट इज अ वेरिएबल DC। हम लोग को जनरली 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, तो ये 5 वोल्ट पर ऐसा कांस्टेंट चाहिए होगा, तो अपन इसको डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर सर्किट से पास करके इसमें से जो वेरिएबल कंपोनेंट है उसको ब्लॉक करते हैं और कांस्टेंट वाला जो पार्ट है उस तरीके से उसको इम्प्रूव करके, सिर्फ डायोड नहीं होते इसमें कैपेसिटर्स भी होते हैं, लेकिन हमको अभी सिर्फ डायोड का वर्किंग पढ़ना है। एग्जैक्टली DC कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन जनरली इसी को हम लोग कंप्लीट DC इस कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं। वैसे ये DC नहीं है, कांस्टेंट DC नहीं है, दैट इज आल्सो वेरिएबल DC, बट DC है और इसी को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है ये हम लोग को पता होना चाहिए। फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर हमने जैसे 2 डायोड को यूज किया है, इस तरह से एक और सर्किट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। एक्चुअली जो मोबाइल चार्जर या लैपटॉप अडेप्टर इसके अंदर जो भी हमारा सर्किट यूज होता है वो ब्रिज रेक्टिफायर ही होता है। ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होता है ब्रिज रेक्टिफायर? ब्रिज रेक्टिफायर में एक ब्रिज होता है, जैसे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही एक ब्रिज होता है और उसमें 4 डायोड होते हैं। कमर्शियल पर्पस में जो भी रेक्टिफायर सर्किट बनाए जाते हैं उसमें ये मोस्टली यही यूज किया जाता है। तुम लोग को अगर कभी मन करे मोबाइल का
चार्जर बनाने का, यू कैन इजिली मेक दिस। ये डायोड जो है वो काफी अच्छे पावर के भी 2-4 रुपए 5 रुपए मिल जाते हैं। बस इनको ऐसे जोड़ना है और ये हमारा ये गड़बड़ कर दिया हमने। यस, इस तरह का डायोड। और ये हमारा सप्लाई है, इन दोनों से हम लोग एक एसी सप्लाई पास कर रहे हैं। और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, दिस इज आवर RL। इसी के अबाउट आउटपुट लेना है। The output will be taken across this। इसके अगर नाम दे दिए जाए जैसे D1, D2, D3 एंड D4, और यहाँ पर सप्लाई एक इस तरह का साइन वेव हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यू कैन सी कि ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा। ये टर्मिनल निगेटिव का मतलब है कि ये जो डायोड है D2 और ये जो डायोड है D3, whatever be the potential of this point, definitely that will be lower than this potential। ये पोटेंशियल हाइयर पोटेंशियल होगा। इस पॉइंट का नाम लेते हैं P, इस पॉइंट का नाम लेते हैं Q। और भी जो पॉइंट्स उनके नाम दिए जा सकते हैं, बट समझने के लिए इतना काफी है। P will be at highest potential and Q will be at lowest potential। डेफिनेटली ये जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों ऊपर और नीचे वाले, इनका पोटेंशियल लोएस्ट तो नहीं होगा, लेकिन इस Q से तो ज्यादा होगा। और अगर Q से ज्यादा हुआ और P से कम हुआ तो D1 हमारा फॉरवर्ड वाइस में होगा, D2 रिवर्स वाइस में होगा, D3 रिवर्स वाइस में होगा और D4 फॉरवर्ड वाइस में होगा। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल यू कैन सी और पॉजिटिव हाफ साइकिल लिखो। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 and D4 are in forward bias and in negative half cycle D2 and D3 are in forward bias। अच्छा, आज इसलिए भी बच्चे नहीं आए, कल आप लोग का AITS है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ठीक है, ज्यादा नहीं कराएंगे। फिर एक जनरल डायोड देख लो, एक स्पेशल पर्पस डायोड 2-3 देख लो। डायोड में ज्यादा है भी नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा रियलाइबल है, इसलिए कि ये डायोड अगर एक भी हमारा शॉर्ट कर गया तो ये फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा आउटपुट हो जाएगा हमारा जो पहले हमने लिया था। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है। एक डायोड से हमने यूज तो कर लिया, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत काम का नहीं होता। फुल
फुल वेव रेक्टिफायर ही हमारे काम का होता है क्योंकि इसी को फिर फिल्टर सर्किट से पास किया जाता है। लेकिन अगर इसमें एक भी डायोड चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए जो कमर्शियल पर्पज से जो हम रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं उसमें ये सर्किट यूज किया जाता है। और इसमें दो डायोड से जब अगर फॉरवर्ड वाइस में होगा तो D1 और D4 करंट कुछ इस तरह से जाएगा, ये द करंट इज गोइंग टू मूव इन सच ए फैशन लाइक दिस, और इसके क्रॉस हमको एक आउटपुट मिलेगा। और जब निगेटिव हाफ साइकिल होगा तो उसमें यू कैन सी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, एंड द करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस फैशन। अगेन हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, आउटपुट में वही, इधर करंट का डायरेक्शन सेम है तो हायर पर यही हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो एक तरीके से हमको जो आउटपुट मिलेगा फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पर एक डायोड की बात नहीं है, दो डायोड है, इसलिए हम लोग डबल नंबरिंग करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट जॉब साइकिल है उसमें D1 एंड D4 का, उसके बाद D2 एंड D3 का, फिर से D1 एंड D4, फिर से D2 एंड D3 एंड सो ऑन। दिस इज V वर्सेस T ग्राफ। हाँ बोलिए। सर अगर इसमें भी एक डायोड खराब हो गया तो सर्किट तो वेस्ट ही हो गया ना? देखो डायोड जनरली खराब होगा ना तो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर डायोड खराब हुआ और वो सर्किट तोड़ दिया वैसा सोचेंगे तब तो डेफिनेटली वो तो फिर अपन कितना भी लगाएंगे और उस तरह से अगर सोचेंगे, जनरली क्या होता है ना कि डायोड या कोई भी ये जो कंपोनेंट्स है एक तो जल गए तब तो अलग बात है, लेकिन अगर डिस्ट्रॉय नहीं होती, वर्किंग अगर खत्म हो जाती है इनकी, अगर ये इनका जो मेन वर्किंग है वो अगर खत्म हो गया तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, कंडक्ट करने लगेंगे ये। और एक होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, जल के खत्म हो जाना, तो एक अलग बात हो गई। ऑब्वियसली बहुत सारे जैसे हमारा जो एडेप्टर होता है, मोबाइल चार्जर होता है, वो खराब हो जाता है। तो खराब होने में तुम देखोगे उसमें कोई ज्यादा कंपोनेंट नहीं जला होता है, वो कोई ना कोई एक 4 डायोड में से एक डायोड गया होता है। और ये जो 4 डायोड हमने दिखाया है ये एक्चुअली इतना सा छोटा सा एक चिप होता है मदरबोर्ड पर, उसमें 4 ऐसे पिन लगे होते हैं और ये पूरा ब्रिज रेक्टिफायर इतने छोटे से नहीं होता है वो। अब इसलिए इसको रिप्लेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, जितना का वो रिप्लेस होगा नया चार्जर उसमें आ जाएगा, इसलिए लोग फेंक देते हैं चार्जर, नया चार्जर ले लेते हैं। जबकि बाकी सारे कंपोनेंट जनरली वो जलते नहीं है, बाकी सारे कंपोनेंट सब ठीक रहते हैं। और अगर उस डायोड की जो को हटा के वो चारों कनेक्शन को छोड़ के, ऐसे ये 4 डायोड 5-5 रुपए के मिलते हैं, इसको लगा दिया जाए तो नॉर्मल वर्किंग फिर से सही हो जाएगी। लेकिन उतना कोई करेगा नहीं, फिर वो बॉक्स में फिट नहीं होगा, अलग अलग तरह की। डायोड जल के खत्म हो गया तब तो ये कनेक्शन तोड़ देगा, फिर वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन डायोड अपनी वर्किंग छोड़ देगा तो उस केस में दैट कैन कंडक्ट। और इस केस में एक भी अगर हायर पोटेंशियल पर रहा तो वो कंडक्शन शो कर देगा। सर और इसमें जैसे आपने कनेक्ट किया वैसा ही करना रहता क्या, D1 और D4, या D1 D2 भी एक साथ कर सकते? नहीं, ये मतलब हमने नंबरिंग की है वैसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा देखो कि ये इस तरह का केस बनना चाहिए, जैसे इधर से करंट आए तो इस रजिस्टर के थ्रू पास होता हुआ इधर से निकल जाए। ये डायोड बनाते समय ये हमको ध्यान में रखना है। जैसे डायग्राम हमको दे दिया तो हमको कैसे चेक करेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर सही डायग्राम है कि नहीं? तो कोई एक डायरेक्शन से करंट फ्लो कराओ, जो रजिस्टर से पास होता है वो दूसरे। अब ये दोनों शॉर्ट हो गए तो इस रजिस्टर में करंट क्यों जाएगा? अगर मान लो D1 से करंट जा रहा है, D1 फॉरवर्ड बेस में और D2 फॉरवर्ड बेस में हो जाता है, तो इसमें करंट क्यों जाएगा? क्योंकि एक फॉरवर्ड बेस में जो डायोड होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं।
अगर ये रास्ता बंद कर दिया हमने, मतलब बेसिकली ये डायोड ये रिवर्स बायस कंडीशन है, तो उसको बंद एक तरीके से इसको हटा देंगे, मतलब ये रास्ता अब रहा ही नहीं करंट के जाने के लिए। जो भी करंट इधर से आएगा उसको तो इधर से ही जाना पड़ेगा ना, और इधर से भी रास्ता हो गायब हो चुका है, क्योंकि ये भी रिवर्स बायस कंडीशन में ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो अपने पास यही रास्ता बचता है करंट को जाने के लिए। तो डायग्राम में यू कैन सिंपली चेक जेड टाइप का बन रहा है या नहीं। ये एक जेड ही तो है, यू कैन सी ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक जेड बन रहा है, तो ऐसा जेड बनना चाहिए बस। अब देखो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जेनर डायोड। वैसे तो जेनर ब्रेकडाउन हमने ऑलरेडी बताया है। सर ये इसमें और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? इसमें और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस है? आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो आउटपुट है वो सेम ही है। इसमें 4 डायोड यूज करके बनाते हैं, उसमें 2 डायोड यूज करके बनाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन आउटपुट। ये ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा कमर्शियल पर्पस में यही ब्रिज रेक्टिफायर को यूज किया जाता है। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। एक्चुअल जब हम कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसमें मतलब सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे, मतलब सेफ्टी हो, डिवाइस खराब ना हो, इसके बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। फ्यूज हम लोग लगाते हैं वो इसी पर्पस के लिए होता है, एमसीबी लगाते हैं वो इसी पर्पस के लिए होता है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये अपने को प्रिकॉशनरी लगाई जाती है। नहीं लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि उसका कोई मतलब नहीं, वो काम करेगा नहीं, काम करेगा। लेकिन जब अचानक से सर्ज आता है तो ये सारी डिवाइसेस एक्टिव हो जाती हैं और हमारा जो डिवाइस बहुत बड़ा है खराब होने वाला वो बच जाता है। लेकिन कितना भी तुम प्रोटेक्शन लगा लो, कभी कभी हाई वोल्टेज आता है तो चीजें खराब होती है, एमसीबी ट्रिप नहीं करता। वैसा ही है ब्रिज रेक्टिफायर इज लाइक अ सुटेबल सर्किट। एक तरीके से दो डायोड एक साथ फॉरवर्ड वाइस में हो रहे हैं, 2 डायोड एक साथ रिवर्स वाइस में हो रहे हैं, तो एक उससे ज्यादा रिलायबल सर्किट है इस प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से देखा जाए। थ्योरेटिकली ये भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। सेंटर टैप्ड कंडीशन जो है वो हो सकता है ज्यादा कमर्शियली फिजिबल ना हो, इसलिए इसमें वो सेंटर टैप्ड कंडीशन ही हट गया 2 डायोड एक्स्ट्रा ऐड करने से। तो कमर्शियली और भी बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को इतना समझना है कि जितने भी कमर्शियली यूज होने वाले हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर यही सर्किट यूज किया जाता है। तुम लोग एक्चुअली मेडिकल के हो, इसलिए तुम लोग ने कभी इस तरह के प्रोजेक्ट में पता नहीं इंटरेस्ट दिखाओगे या नहीं, लेकिन कभी भी कोई मदरबोर्ड रिलेटेड प्रोजेक्ट हमारा बनता है, कोई भी ऑटोनोमस बॉट हुआ या इस तरह का कोई भी, और तुम उसको डायरेक्ट एसी से चलाना चाहोगे, जैसे बहुत सारे ऑटोनोमस बोट हैं उनको एसी दे के चलाते हैं। बैटरी अगर मान लो बैटरी ड्रेन आउट होने का बहुत सारा ये है, तो उसमें सबसे पहला एक रेक्टिफायर सर्किट ही बनाना पड़ता है, और वो रेक्टिफायर सर्किट से ही आउटपुट लेते हैं। तुम कहीं भी देखो, जितनी जगह, जैसे हमारा आरओ है, आरओ के अंदर भी रेक्टिफायर सर्किट लगा हुआ है। टीवी, आजकल जो हम लोग टीवी लेते हैं, टीवी के अंदर भी एक रेक्टिफायर सर्किट पड़ा हुआ है। जहां भी मदरबोर्ड तुमको दिखता है किसी भी डिवाइस के अंदर, फैन में नहीं होता, कूलर में नहीं होता, इवन एसी में भी हमारा एक रेक्टिफायर सर्किट होगा। जहां भी मदरबोर्ड, कंट्रोलर, इस तरह की चीजें आती है वहां पर हमारा रेक्टिफायर तो आता ही आता है, और सब में यही सर्किट यूज करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है मोबाइल चार्जर, लैपटॉप के भी चार्जर में यही। अब इसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायोड, और ज्यादा हाई पावर के होंगे, क्योंकि हर डायोड का भी एक लिमिट है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकता,
लिमिटेशंस आते हैं उसके, 5 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का है, कितना पावर का है, उसके अकॉर्डिंग भी डायोड का साइज बड़ा छोटा होता है। डायोड भी बहुत साइज के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक जाओगे और कहोगे कि डायोड दीजिए तो एक ही डायोड दिखाएगा। डायोड में भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है, ज्यादा पावर वाला, कम पावर वाला। तो उस तरीके से सेफ्टी के कारण बोल सकते हैं कि 4 डायोड के कारण ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया और इसी को हम लोग यूज करते हैं। बाकी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल पर्पस डायोड की। डायोड को अभी तक हमने फॉरवर्ड बाइस में क्लोज स्विच, रिवर्स बाइस में ओपन स्विच, ज्यादातर यही तरीके से यूज करना बताया है। लेकिन स्पेशल पर्पस डायोड है जिनके अलग अलग हमारे वर्किंग होते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है जेनर डायोड का। और इसका सिंबल भी जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। कुछ इस तरह से टिल्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल जो सीधा बनाया था इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब ये कि ये जेनर डायोड हो गया। डायोड से इसका सिंबल थोड़ा अलग होता है। जितने भी स्पेशल पर्पस डायोड होंगे उनका इलेक्ट्रिकल सिंबल थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़े अलग अलग होते हैं। और जेनर डायोड का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको रिवर्स बाइस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो जेनर डायोड के बारे में मैं पहले एक दो स्टेटमेंट लिख दूं। इट इज अ स्पेशल पर्पस डायोड designed to use in reverse bias condition. In breakdown region. It is heavily doped. It is made of heavily doped P and N type semiconductors. एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तो करंट एब्रप्टली इंक्रीज करता है विदाउट एनी इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अब बढ़ाएंगे भी नहीं या बढ़ाएंगे भी तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जेनर डायोड चेंज नहीं होता। करंट जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकता है और इसीलिए ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। लिख सकते हैं इसको ऐसे, आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज को VD से डिनोट करते हैं और VZ सॉरी Z मतलब जेनर,
a large change in current can be seen without any significant change in reverse bias voltage. इसलिए एक बात याद रखना जेनो डायोड के लिए कि ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है. इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं. ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है अपार्ट फ्रॉम जेनो डायोड? कैपेसिटर. कैपेसिटर. वेरी गुड. अगर हमने कोई भी डिवाइस कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और अचानक से कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो वो जो डिवाइस है जो कैपेसिटर के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया है उसके अक्रॉस पोटेंशियल एब्रप्टली नहीं चेंज होता और इसलिए करंट ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है. जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच हमने पढ़ा था आरसी सर्किट वगैरह ये सब चीजें हमने जब पढ़ी थी उसमें ये सब चीजें बताई गई थी आपको. तो जो भी चार्ज होगा कैपेसिटर पर वो इंटैक्ट रहेगा और अगर चार्ज इंटैक्ट रहेगा तो वोल्टेज इंटैक्ट रहेगा. इसलिए अगर हमारा थोड़ा सा सर्ज आता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है तो कोई भी अगर डिवाइस है जिसके क्रॉस वोल्टेज का फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए तो उसके पैरेलल में कैपेसिटर हम लोग लगा देते हैं. कैपेसिटर लगाने से क्या होता है कि कैपेसिटर एक्स्ट्रा वोल्टेज और जो एक्स्ट्रा करंट आता है उसको एक बाईपास रास्ता दे देता है और वो डिवाइस सेफ रहता है. कुछ ऐसा ही काम जेनो डायोड का भी है. जैसे एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. अब यहाँ पर हमारा इनपुट वोल्टेज होगा. ये हमारा एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस हमको जो वोल्टेज चाहिए वो एक फिक्स्ड वैल्यू का चाहिए, उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए. अगर इस जेनो डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये हर जेनो डायोड के साथ एक ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया रहता है. डेफिनेटली ये हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, ये लोअर पोटेंशियल पर, क्योंकि जेनो डायोड हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में यूज किया जाता है. तो ये इंश्योर करना कि ये हायर पोटेंशियल पर होना पड़ेगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होना पड़ेगा, तभी ये डायोड की वर्किंग होगी. दूसरा बात कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए वो VZ से ज्यादा होगा तभी ये ब्रेकडाउन कंडीशन में आएगा. अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज इसका VZ हमने लिखा है 5 वोल्ट, लेट्स अज्यूम दिस, और तुमने यहाँ पर 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो 4 वोल्ट की अगर बैटरी लगाई है तो ये हमारा 0 अगर माने तो ये हमारा 4 हो जाएगा. इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा. जब इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा तो इससे ज्यादा करंट पास नहीं करेगा, मतलब बहुत कम करंट पास करेगा. ये एक तरीके से ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा. क्योंकि अगर तुम कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखो
डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर देखोगे, ये देखो, ये जो रीजन है, ये वाला ब्रेकडाउन से पहले का, ये बिल्कुल माइक्रो एम्पियर का करंट का रीजन है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण थोड़ा थोड़ा करंट इनिशियली फ्लो करेगा, ये ना के बराबर है। और जैसे ही एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज से हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो दो तरह का हमने ब्रेकडाउन कंडीशन ऑफ ब्रेकडाउन मैकेनिज्म बताया था, उसके अकॉर्डिंग लार्ज नंबर ऑफ कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं और करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है। अब इसके बाद वोल्टेज हम कितना भी बढ़ाएं, वोल्टेज उसके क्रॉस बढ़ेगा ही नहीं। तो ये जरूरी है कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसके कारण इसका ब्रेकडाउन हो, और अगर जब एक बार ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हो गया, तो इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी जेड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन इससे तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा करंट अपने थ्रू पास करने देगा। मान लो हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दिए, सपोज ये 4 वोल्ट से हमने कर दिया इसको 20 वोल्ट, एज्यूम कर रहे हैं इसको, इसे हमने 20 वोल्ट कर दिया। हो सकता है कि करंट ज़्यादा जाए, और अगर ज़्यादा करंट इधर से जाने लगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज बीजेट से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन डायोड ऐसा होने ही नहीं देगा। डायोड जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो सबको अपनी तरफ से पास होने देगा, इसके क्रॉस उतना ही करंट जाएगा जिसके कारण वोल्टेज वीजेट के बराबर ही मेंटेन रहे। एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू रेगुलेट द वोल्टेज अक्रॉस एनी डिवाइस। बात समझ में आई? हाँ सर। डायोड का वर्किंग समझ आया, जनरल डायोड का। तो सर जनरल डायोड का जो, हाँ बोलो, हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर का क्यों यूज? क्या हैवली डोप? हाँ देखो, हैवली डोप नहीं होगा तो उतने चार्ज कैरियर्स मिलेंगे कहाँ से? तुम सोचो, ब्रेकडाउन के बाद हमको जितना ज्यादा करंट हो वो उससे पास होने का बात है, तो ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास लार्ज कैरियर्स कहाँ से आएंगे अगर हम हैवली डोप नहीं करेंगे? Doping concentration decides the conduction once the breakdown happens. तो ब्रेकडाउन के बाद हमको जो बॉन्ड के टूटने से या जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनके स्ट्राइकर, उनके कोलिजन से जो डिप्लीशन लेयर के अंदर बॉन्ड जो टूटेंगे, तो उससे लार्ज नंबर ऑफ, तो जितने ज्यादा हमारी इम्प्योरिटी होगी उतने ही ज्यादा कैरियर्स होंगे। जनरल डायोड हमारा हैवली डोप्ड रीजन, मतलब हैवली डोप्ड ही होता है, याद रखना इस बात। अब देखो, एक क्वेश्चन है, एक सिमिलर सर्किट है, कुछ इस तरह का। ये रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है 250 ओम, ये दिया हुआ है 20 वोल्ट, ये दिया हुआ 1 किलो ओम, एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज of diode is equals to 15 वोल्ट। आपको बताना है फाइंड करंट थ्रू डायोड।
हाँ बताइए। 0.05 एम्पियर। 0.05 एम्पियर। हाँ। ओके, इसको अगर हम लोग मिली एम्पियर में अगर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 50 मिली एम्पियर। हाँ सर। एवरेज बताइए। 1 milliampere. ओके, पार्थ आपका 5 मिली एम्पियर। कितना? 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर। हसरत आप बताएं। 1 milliampere. ओके, तो देखो, वैसे तो आप लोग का क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा, लेकिन एक बच्ची बैठी हुई है जेई की, और आप लोग भी समझोगे तो कोई बुराई नहीं। मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। जब भी ये वोल्टेज ऐसा हमको दिया जाए, हमको ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में दिया जाए, तो एक बार ये क्रॉस चेक करना बनता है कि ये जनरल ब्रेकडाउन इसका होगा भी या नहीं। ये जो जनरल डायोड है इसका ब्रेकडाउन होगा भी या नहीं। और इसको कैसे चेक करेंगे? कुछ देर के लिए इस डायोड को इग्नोर कर दो, सिंपली रिमूव दिस डायोड, और इस डायोड को रिमूव करने के बाद जो भी सर्किट में करंट है कुछ ऐसा पास करेगा। तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 250 ओम का रजिस्टर है और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, मतलब 1:4 का रेशियो है। 1:4। तो रजिस्टर जिस रेशियो का होता है, पोटेंशियल उसी रेशियो में डिवाइड होता है। या तुम सीधे सीधे 1 किलो ओम और 250 इसको डिवाइड करके करंट निकाल सकते हो कि उस समय जब ये ओपन कर देंगे तो करंट जो सर्किट में होगा वो सिंपली 20 डिवाइड बाई 1250 ये करंट हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग ये जो रजिस्टर है 1 किलो वाला, उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V अक्रॉस 1 किलो ओम। हाँ बोलिए। ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज। Now if you see, तो ये आ गया 16 वोल्ट। 16 वोल्ट नहीं हो सकता, हमारा इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल 15 वोल्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल मनी बात है। यानी कि हमने जो सोचा था कि इसका ब्रेकडाउन होगा या नहीं, क्या बोल रहे हो आप लोग? तो एक बार हमको जो भी वोल्टेज दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग एक बार चेक करना चाहिए कि ये जो हमारा वोल्टेज आ रहा है उसको हटाने के बाद वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा ही आना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं आएगा तो इसका ब्रेकडाउन कंडीशन होगा नहीं, और ये भी सारे करंट इधर से पास कर जाएंगे, इससे करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे कि जनरल डायोड दे भी दिया और उसका ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ये बहुत रेयर है। इंजीनियरिंग में ऐसा क्वेश्चन डाला जा सकता है, लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं डालेंगे, ब्रेकडाउन होगा ही। तो अगर मान लो अगर हम चेक नहीं करें और हम ये मान के चले कि ब्रेकडाउन होगा ही, तो जैसा मैंने कहा था कि ब्रेकडाउन होगा तो उस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि 1 किलो ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, दिस इज गोइंग टू बी 15 वोल्ट ओनली। इससे ज्यादा पोटेंशियल इसके क्रॉस हो ही नहीं सकता।
जब इसके क्रॉस 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इस रजिस्टर के क्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपने को 20 वोल्ट होना पड़ेगा। नहीं बच्चे, गलत हो रहा है, ध्यान से भी सुनते जाओ, क्योंकि हमको पता है ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जनरल डाउट में बहुत सारे बच्चे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करते हैं। तो 15 वोल्ट का ड्रॉप 1 किलो ओम के क्रॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो बाकी का 20 वोल्ट का ड्रॉप है वो इस 250 ओम के क्रॉस होगा। अब 250 ओम के क्रॉस 5 वोल्ट का ड्रॉप है, यानी कि इससे कितना करंट पास होगा वो निकाल सकते हैं। लाइक अगर मैं इस करंट को आई नाम दे दूं, इधर से जो करंट जा रहा है उसको I1 नाम दे दूं, और इधर से जो करंट जा रहा है उसको I2 नाम दे दूं, तो I कितना होगा? I होगा हमारा 5 डिवाइडेड बाई 250 इन एम्पियर। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो मिली एम्पियर हो जाएगा। 5 इंटू 1000 250 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। इसको मिली एम्पियर, क्योंकि जनरली आंसर मिली एम्पियर में दिया जाता है इसका। ये 4 टाइम्स में जाएगा और ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर, यानी कि यहां से 20 मिली एम्पियर का करंट इस 250 ओम से पास करेगा। नाउ 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 15 वोल्ट के अकॉर्डिंग करंट कितना होना चाहिए, I2 कितना होना चाहिए? तो I2 कैन बी रिटन एज 15 डिवाइड बाई 1000, दैट इज 15 मिली एम्पियर। तो 15 मिली एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है I2, टोटल करंट है I विच इज 20 मिली एम्पियर, तो रिक्वायर्ड करंट और I1 हो जाएगा 20 माइनस 15 and that is 5 milliampere, and this is our final answer. बाकी आंसर्स आप लोग ने गलत कर दिए। फाइव मिली एम्पियर इज द करेक्ट वन। सूरज, क्या गलत किया आपने? टोटल करंट निकाल लिया था सर्किट को, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर टोटल करंट कैसे निकाले सर्किट का, मतलब I 20 डिवाइडेड बाय 1250। अच्छा 250 और 1000 20 डिवाइड बाई 1250 ऐसे करके। हाँ, ओके अच्छा, नहीं तो ये करने से वोल्टेज कांस्टेंट होगा उसके क्रॉस, ये श्योर नहीं हो रहा ना। समझ रहे हो इसमें गड़बड़ क्या हुई? हमको 1 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं होने देना है, होगा ही नहीं, एंड दैट इज द जॉब ऑफ जनरल डायोड। 15 वोल्ट तक रेगुलेट हो, मतलब 15 वोल्ट तक जा सकता है। सपोज हम 20 वोल्ट को कम कर दें, 16 कर दें, 17 कर दें, 18 कर दें। In that case, if you calculate the voltage across 1 kilo ohm, assuming that no diode is connected, तो उस समय 15 वोल्ट से हमारा वोल्टेज कम आ जाएगा, और उस समय अगर हमसे कोई पूछे कि डायोड से कितना करंट पास करेगा, 0, because in that condition the diode is not in breakdown zone, so it will simply behave as an open circuit, and whatever current that is going to pass through 5 at 250 ohm, that same current is going to pass through 1 kilo ohm. लेकिन जैसे जैसे हम उस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे ही डायोड का ब्रेकडाउन रीच किया, अब इससे ज्यादा वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, जैसे 20 की जगह 25 करते हैं। चलो ट्राई करो, इस वोल्टेज को हमने चेंज कर दिया। अब इस बार सबके सही आंसर आने चाहिए। ये जो 20 है इसको अब चेंज कर दो, इसको कर दो 25 वोल्ट। चलो नाउ ट्राई टू फाइंड आउट। अभी अगर तुमसे कोई पूछे सेम क्वेश्चन, ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट ही है,
करंट थ्रू डायोड कितना होगा? तो बताइए। 25 मिली एम्पियर। ओके, एक जन का आंसर है 25 मिली एम्पियर। बाकी लोग भी कंफर्म करें। ट्वेंटी फाइव ही आया। 25 मिली एम्पियर। श्रद्धा? 25. ओके, आप लोग का AIT 10 से 1 ही होता है ना? हाँ हाँ सर। सर। चलो बढ़िया है। तो देखो, वापस से हमारा एक वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो है I2। I2 जो हमने कैलकुलेट किया है ये सेम रहने वाला है। एक बार जैसे ही हम श्योर हो गए कि ब्रेकडाउन हो रहा है तो I2 इज नॉट गोइंग टू चेंज। ऑल वी हैव टू डू इज टू थिंक अबाउट I, और जो भी I होगा उसमें I2 माइनस कर देंगे। जब हमने 25 वोल्ट लगाया है तो 15 वोल्ट तो इस 1 किलो ओम के जाएगा, बाकी का जो 10 वोल्ट है वो इस 250 के क्रॉस आएगा, तो उससे I निकाल लो। I इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 250 इंटू 4 कर दोगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 40/1000 यानी 40 मिली एम्पियर। 40 मिली एम्पियर में 15 मिली एम्पियर चला ही गया तो बचा कितना? 25 मिली एम्पियर। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स में शायद नहीं पूछे गए हैं, मेंस में पूछा गया है, मेंस में बहुत बार पूछा गया है। एक और क्वेश्चन जेरो डायोड का, एक मिनट बच्चे, कनेक्शन बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, दिखने लगा स्क्रीन? हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, जेनर डायोड का ही है। ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है RS, इस रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है RN। बंद हो गया। अरे यार, ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है बच्चे। ये लास्ट क्वेश्चन ले लो तुम लोग, बहुत ज्यादा ही, इतना ज्यादा क्यों दिक्कत हो रहा है? क्वेश्चन तो पूरा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ RS
if current through diode is 5 times the load current. RS का वैल्यू बताना है। इसमें लोड करंट भी दिया हुआ है। लोड करंट इज 4 मिली एम्पियर। तो बताइए 96 ओम। कितना? 96 ओम। 96 ओम नहीं, ये शायद रॉन्ग है। वन 166.66। हाँ 166.6 नियरली 167 ऐसा बोल सकते हैं। The actual answer for this question is nearly 167. If you want, you can find out RL also. RL का वैल्यू भी निकाल सकते हो। 1500 ओम। ये दोनों करेक्ट है। देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट, ध्यान से समझो। और हमने कहा है कि मैक्सिमम सिनेरियो में ब्रेकडाउन होगा ही। कि कुछ चंद क्वेश्चन होगी इंजीनियरिंग में ऐसा होगा जो नहीं हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिर उसका सेंस नहीं है। जनरल डाउट का क्वेश्चन ऐसा क्यों बनाएंगे? यानी कि इसके क्रॉस 6 वोल्ट से ज्यादा का ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि इसके क्रॉस हमेशा 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा। और कह रहा है लोड करंट 4 मिली एम्पियर है, यानी कि इफ यू सी दिस करंट इज 4 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ RS। करंट थ्रू डायोड इज 5 टाइम्स द लोड करंट। लोड करंट हमारा 4 मिली एम्पियर है, उसका 5 गुना करंट इस डायोड से पास कर रहा है, यानी कि 20 मिली एम्पियर यहाँ से पास करेगा। यानी कि ये दोनों कहाँ से आएंगे? यहाँ से आएंगे। 24 मिली एम्पियर का करंट इधर से आया होगा, तभी तो इधर 20 गया, इधर 4 गया। अब इसको यूज करके हम RL निकाल सकते हैं। RL निकालना बहुत आसान है। 4 मिली एम्पियर का करंट है, 6 वोल्ट। 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 to the power minus 3, यू कैन इजिली 1.5, और ये हो जाएगा 1500। और ये 24 एम्पियर, सॉरी 24 मिली एम्पियर का जो करंट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है? 4 वोल्ट। यानी कि 24 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू RS, that is equals to 4. So RS is equals to 4 divided by 24 into 10 to the power minus 3, ये हो जाएगा 1000
500/3 और ये नियरली आ जाएगा 167। कहाँ गड़बड़ किए थे वो पार्थ? कैलकुलेशन मिस्टेक। इसके बाद और भी 2-3 डायोड हैं, लेकिन तो नेक्स्ट डे कर लेंगे। आप लोग भी जाइए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए कल का। बस जेनर डायोड एक इम्पॉर्टेंट बात था, और ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट के हिसाब से हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इसके कुछ और भी टर्म्स होते हैं, रिपल फैक्टर एंड ऑल, वो मैं कल आपको दूंगा। कल का क्लास का टाइमिंग भी सेम रहेगा, अगर थोड़ा पहले हो पाया तो ठीक है, नहीं तो 9 से तो होगा ही, तो 9 to 10:30। थैंक यू।